तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल पर लगातार आपको क्लास 10th की परीक्षाओं की जोरदार तैयारी करवाई जा रही है। इससे पहले आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है, एक सोशल साइंस और एक साइंस की। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उन वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी पेपर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि भाई आज जो हम बात करेंगे आपके हिंदी विषय जो आपके क्लास 10th में है, ठीक है, और जो कि 17 फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आज का ये जो क्लास है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा, आपको लिखा हुआ है कि 17 फरवरी हिंदी, ठीक है, छपने वाले प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। आज का ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज के इस क्लास को हम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर अगले सब्जेक्ट की भी क्लास लगातार होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप मान सकते हैं कि ये जितनी भी क्लासेस है ये आपको लगातार सेट वाइज दिया जा रहा है। इसके बाद फिर से हिंदी का और भी जितने भी सब्जेक्ट बाकी है उन सब्जेक्ट का, और इन सारे सब्जेक्ट को एक बार फिर से 2-3 सेट देकर आपको मतलब सारे सब्जेक्ट की एकदम बेहतर तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करें तो भाई आपका इतना फ़र्ज़ बनता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों यारों के बीच में चैनल को ज़रूर से इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, लगभग बच्चों की सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी लगभग अच्छी ही होगी, मुझे ऐसा अनुमान है। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव में दिक्कतें ज़्यादा आती है, इसीलिए दोस्तों हम जो है लगातार ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको किसी सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, ज़्यादा हम समय को नहीं लेंगे इसमें आपको, ठीक है। और बाकी दिन के तरह ही आज भी हम जल्दी जल्दी हिंदी के 100 प्रश्नों को जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा बात को लंबी ना करते हुए, क्लास को लंबी ना करते हुए हम क्लास को कर देते हैं शुरू, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू कर। तो भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जिसमें जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ भी करवाया जा रहा है, तो जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट ही है और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपको पता होना चाहिए कि भैया जो आपके हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। और एक बात फिर से इसमें आप क्लियर नोट कीजिएगा मेरे बात को कि भाई इसमें जितने भी लेखक है, लेखक परिचय उसको आपको अभी भी याद कर लेना है अगर आपने याद नहीं किया है तो, क्योंकि इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे विष के दांत के रचयिता कौन है। तो भाई विष के दांत के रचयिता आपके हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो ज़्यादा समय को नहीं गवाते हो, क्योंकि भाई हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। और जो आपका जो आंसर होगा सिर्फ हम उसी पर बात करेंगे, बाकी क्वेश्चनों को पढ़ना यानी टाइम का बर्बादी है, तो भाई ऐसा हम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो भाई मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के जो दर्शन है ये ना तो शहरों में ना कई जगहों पर, बल्कि ये आपको जो दर्शन हो सकता है ये हो सकता है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आपको सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। और भाई इस चीज़ को आप एक बात और याद रखिएगा कि इस प्रश्न से जो आपको, चूँकि बिहार बोर्ड में ये जो प्रश्न है भाई इससे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि भाई इस प्रश्न को सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि भाई नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके रचनाकार कौन है। तो काफ़ी एक आसान सा क्वेश्चन है भाई, तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि भाई एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप अवश्य कमेंट में आप अवश्य करें, ठीक है। क्योंकि भाई आसान क्वेश्चन है तो इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। अगला यहाँ पर आपके अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि के लेखक आपका हो जाएगा बेसिकली गुणाकर मूले, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है कि भाई क्वेश्चन में आपको कहा गया है यहाँ पर कि बेसिकली बहादुर का पूरा नाम क्या था।
तो बहादुर का भाई जो पूरा नाम था वो आपका था दिल बहादुर, ठीक है। बहादुर का जो पूरा नाम था वो दिल बहादुर था, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप जानते हैं कि भाई बहादुर जिस घर में एक काम करने जाता है वहाँ पर लेखक और उनकी जो वाइफ थी, उनका वाइफ के द्वारा इसके नाम के आगे से बेसिकली दिल शब्द को हटा दिया गया था। भाई एक चीज़ आपको कमेंट एक चीज़ करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक कमेंट में आपको एक आंसर देना है कि जो बहादुर है, बहादुर ये कहाँ का रहने वाला था, यानी बेसिकली ये किस देश का रहने वाला था बहादुर। आपको एक कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है, कि बहादुर किस देश का रहने वाला था, आपको कमेंट में बताना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 7, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना। देखिए दोस्तों, अधिकतर जो यहाँ पर आपको है रचना से ही चूंकि सवाल अधिकतर पूछे गए हैं, ठीक है। तो परंपरा के मूल्यांकन के आपके यहाँ पर जो लेखक है उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया जीत जीत में निखरत हूँ, पाठ की कौन सी विद्या है। तो देखो भाई, जीत जीत में निखर हूँ ये आपका एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का साक्षात्कार है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए ज़्यादा समय को हम ना गवाते हुए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि भाई इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है भाई, थोड़ा सा आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी चीज़ों को करें। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया आविनयो किस नदी के किनारे स्थित है। तो भाई आविनयो जो आपका ये बेसिकली रोन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया है, समय हम ज़्यादा नहीं ले रहे, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करवा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन है, किस वर्ग के जीवन का वर्णन है। तो भाई आप जानते हैं कि भाई जो मछली कहानी है इसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का वर्णन मिलता है, तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। तो नौबत खाने में इबादत इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे भाई ये तो एक आसान सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो भाई शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार आपको हो जाएंगे महात्मा गांधी, ठीक है, इनके द्वारा शिक्षा और संस्कृति की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे थोड़ा सा तेजी में, ठीक है, समय हमें ज़्यादा इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, एक आसान क्वेश्चन है। और भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसका जो आंसर है भाई आप समझ गए होंगे बात को, इसमें कमेंट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि रसखान किस काल के कवि है। तो भाई यहाँ पर जो आपके रसखान है, रसखान ये किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भाई रसखान जो आपके भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा गया है कि अति सुदो स्नेह को मारा गया जहाँ नेकू श्यानब बांक नहीं, यह पंक्ति किसकी है। मतलब अति सुदो स्नेह को मारा गया, इसकी रचना किनके द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको थोड़ा तेजी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कहा गया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार यहाँ पर आपके हो जाएंगे प्रेमघन, ठीक है। तो 16 के यहाँ पर बी हो जाना चाहिए, सही आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी एक मिनट, तो भाई बी इसका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया भारत माता कविता के कवि कौन है। तो भारत माता कविता के कवि कौन है, इसको आपको बताना है कि भाई भारत माता कविता के कवि कौन है। तो इसका जो आंसर भाई हो जाएगा 17 नंबर का ही सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत के द्वारा ही इसकी रचना की गई थी। भाई ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा ठीक से, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो भाई जनतंत्र का जन्म ये भी कविता का एक कवि का नाम ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसका आंसर भी आप कहाँ पर दें, तो इसका भी आंसर आप दे भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अगला 19 नंबर पर। 19 नंबर में कहा गया है कि भाई हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है।
तो हिरोशिमा कविता जो संग्रह है बेसिकली आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी सदा नीरा। ठीक है, तो सदा नीरा इसका हो जाएगा थोड़ा सा राइट आंसर। आगे देखते हैं भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे 20 को। कहा गया कि भाई एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या कवि इसका कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद अगर आपको पहले से है तो भाई अच्छी बात है, आपको रिवीजन हो रहा है, लेकिन जिनको याद नहीं है भाई कृपया उस वीडियो को आप दोबारा 3 बार 2x पर स्पीड पर थोड़ा देख कर, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत चांस है भाई पूछे जाने के इन सारे क्वेश्चन होगी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि हमारी नींद के रचयिता कौन है, यानी हमारी नींद पाठ जो है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों आपके वीरेन डंगवाले ने, ऑप्शन नंबर जो इसका आपका ए। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा वीरेन डंगवालू आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन जो कि आसान सा क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता के कवित्री कौन है, यानी अक्षर ज्ञान जो कविता है इससे सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे है दोस्तों। ठीक है, तो अक्षर ज्ञान कविता के कवित्री कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अनामिका। ठीक है, अनामिका इसका हो जाएगा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या कहा गया है कि भाई लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है। ये भी इस पर भी भाई आपको कविता के कवि ही पूछा गया, तो भाई मैं चाहूँगा कि इसका आंसर जो आप हो इसका भी आंसर कहाँ पर दें, कमेंट में दें। आसान सा क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु। क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि भाई मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। तो ये किस भाषा से इसको अनुवादित किया गया, तो भाई जर्मन भाषा से अनुवाद किया गया ना, ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका एक आसान सा क्वेश्चन आपका भाई आपकी स्क्रीन पर है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस चैप्टर से सब्जेक्टिव वे में भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो आपको भाई आंसर इसका बता देना है कि मंगम्मा जो थी भाई ये दोस्तों ये दही बेचती थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कहाँ से है, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, ऐसा नहीं भाई दोस्तों इसमें यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिहार बोर्ड ने लगातार इन सारे क्वेश्चनों को कई सालों तक पूछा गया है। तो भाई कथावाचक कहाँ से, तो भाई जो कथावाचक थी इसमें आपको कहानी में पढ़ा गया होगा कि भाई बेंगलुरु से। तीन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। फटाफट हम देखते हैं भाई तेजी में, ठीक है, ताकि समय कम लगे आपका। देखो ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। ठीक है, जिसके पति लक्ष्मण आपको सुनने को देखने को मिला होगा इसमें कि लक्ष्मी के जो पति थे उसका नाम लक्ष्मण था, जो कि बेसिकली कलकत्ता में नौकरी करता था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई लक्ष्मी की घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी, और पति लक्ष्मण के द्वारा काम करके वहाँ से जो पैसे भेजे जाते थे कलकत्ता से वो इनफ नहीं हो पाता था, जिस कारण लक्ष्मी अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए अपने गांव के तहसीलदार के यहाँ नौकरी भी करती थी बेचारी ये। ठीक है, यानी बर्तन वर्तन धोने का काम करती थी। तो चलिए दोस्तों आगे देखो, सारे चीज़ों को ऊपर अगर हम डिस्कस करने लग जाए तो भाई टाइम ज़्यादा इसमें लग जाएगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन चाहिए तो उसके ऊपर भी हम बना देंगे, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव का क्लास है तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि भाई टाइम आपका क्या लगे, थोड़ा कम लगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। तो भाई बेसिकली माँ कहानी के राइटर कौन है, तो भाई माँ चूंकि ईश्वर का रूप होती है इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा कम्मू, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट। देखिए भाई बहुत सारे बच्चों का होगा सर ये तो हमने हमारे जो हिंदी का किताब है उसमें ये तो नहीं है, ये पता ना आप कहाँ से पढ़ा रहे, तो भाई ऐसा नहीं है। आपकी हिंदी की भाई 2 किताबें हैं। ठीक है, एक किताब तो आपका नॉर्मल हिंदी है, लेकिन दूसरा आपका हिंदी है जिसको आपको पढ़ना होता है, उसका नाम है वर्णिका। ठीक है, तो भाई उसी वर्णिका पाठ से लिया गया है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है पापाती की उम्र क्या थी। यानी जो पापाती जो थी, पापाती बेसिकली आपको पढ़ा होगा, यहाँ पर पापाती थोड़ा गलती लिखा हुआ है। ठीक है, पापाती बेसिकली आपको पढ़ाया गया होगा कि एक मेनिंजाइटिस रोग से बेचारी ये पीड़ित थी। तो पापाती की उम्र क्या थी आपको यही बताना है। तो पापाती की जो उम्र थी बेसिकली ये 12 साल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये 12 साल की लड़की थी पापाती। आगे नगर कहानी के लेखक कौन है, आसान सा क्वेश्चन है कि नगर कहानी के लेखक कौन है, तो भाई नगर कहानी के लेखक बेसिकली आपको हो जाएगा सुजाता, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फिर से आपके यहाँ पर कहा गया है कि धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक आपका हो जाएगा सावरदैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भाई,
और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33 का आसान सा क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो भाई मैं तो कहूँगा इसका आंसर आपको कमेंट में देना चाहिए, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, इससे आपको भी पता चले आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों वीडियो क्वालिटी कैसी है इसके ऊपर भी थोड़ा आपको कमेंट करना है। वीडियो क्वालिटी अच्छी है तो भाई नाइस लिख देना। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं कुछ इंप्रूवमेंट और होना चाहिए तो भाई आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, यानी स्वर वर्णों की संख्या आपको बतानी है। तो भाई ये भी क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ भाई ग्रामर का पार्ट है तो इसका भी आंसर आप प्लीज़ कमेंट में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन भाई इसको आंसर हम बता दे रहे हैं। जैसे कि क का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो क का जो उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंठ। ठीक है, देखिए भाई क वर्ग में आने वाले जितने भी आपके अक्षर है क ख ग घ अंग, इसका सबका उच्चारण बेसिकली हो जाएगा कंठ। ठीक है, चलिए आगे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम थोड़ा तेजी में देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद है। तो भाई संज्ञा के कितने भेद है, तो बेसिकली संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बचपन से आपको पढ़ाया गया होगा कि संज्ञा के 5 भेद है, तो आसान सा क्वेश्चन था। आगे सर्वनाम के कितने भेद है, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर्वनाम के हिंदी व्याकरण में भाई सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे थोड़ा तेजी में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कहा गया कि भाई विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के बेसिकली 4 भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में, तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते थोड़ा सा तेजी में। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि क्रिया के मुख्य कितने भेद हैं। क्रिया, तो भाई क्रिया के भी यहाँ पर बेसिकली 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। आगे क्वेश्चन नंबर फटाफट, ग्रामर का हल्का हल्का सा पार्ट है। ठीक है, उतना इसमें कुछ खास नहीं है, हल्का हल्का सा चीज़ें है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में काल के कितने भेद आपको कहा गया है। तो भाई काल के बेसिकली 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं, भविष्य, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में वर्तमान काल के कितने भेद है। तो भाई वर्तमान काल के भेदों की संख्या कितनी है, इसका आंसर भाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में आपको बताना है कि भाई लिंग कितने होते हैं, लिंग की कितने भेद है। तो भाई हिंदी व्याकरण के हिसाब से लिंग 2 ही होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कहा गया है कि भाई वचन के कितने भेद है। तो भाई वचन के भेदों की संख्या आपको बतानी है। तो भाई वचन के जो भेद होते हैं वो बेसिकली 2 होते हैं, एक वचन एक बहुवचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तेजी में देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44 कारक के कितने भेद है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, और 44 नंबर जो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा डी, कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। तो भाई इसका क्वेश्चन नंबर इसका जो डी हो जाएगा वो थोड़ा सा अच्छा इसका आंसर माना जाता है। 7 आपको नहीं लगाना है, 8 टिक कर देना है। आगे संधि के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में हमको कहा गया। तो भाई संधि के जो भेद होते हैं इसको आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आपको दे देना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं भाई आप भी बट थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब संधि में चूंकि आप जानते हैं कि एक संधि आपका स्वर संधि भी होता है, तो भाई स्वर संधि के प्रकार आपको बताने हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार है। तो भाई स्वर संधि के आपके हो जाएंगे 5 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 समास के कितने भेद है। तो समास के भेद कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 समास के भेद है पर बेसिकली बी 6 भेद होते हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर समास के 47 का भाई यहाँ पर बी होना चाहिए, हमने सी पर टिक लगा दिया, बिल्कुल इसका बी होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा देख लेना आगे। तो ये तो भाई एक आसान सा क्वेश्चन हमसे पूछ दिया गया क्वेश्चन नंबर 48 में कि भाई उपसर्ग कहाँ लगता है। ठीक है, उपसर्ग देखो भाई उपसर्ग पूछा जाए तो भाई उपसर्ग जो होता है ये किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। तो उपसर्ग है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बात है, प्रत्यय कहाँ लगता है कमेंट में बताइए। आसान सा क्वेश्चन अभी आपको बताए थे। मुहावरा नाक कटना का अर्थ क्या होता है।
आपको बताना है। देखो भाई, नाक कटाना का भाई बेसिकल अर्थ होता है कि भाई इज्जत चल जाना घर का, ठीक है। गाँव समाज अपने सुनते होंगे कि भाई फलना आदमी ने गाँव का या समाज का नाक कटवा दे, नहीं इज्जत जाना होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 51 नंबर में कहा गया कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे माना है, यानी भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसको बताया गया है, तो भाई जाति प्रथा को बताया गया है इनके अनुसार, ठीक है। तो जाति प्रथा इसका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन किसका पुत्र था, तो भाई मदन जो पुत्र था ये सेन साहब, गिरधर लाल, सोफर या सिंह साहब, ठीक है। ये आपको बताना है भाई, विश्व के दांत का ये रचना है। इसका भी आंसर आपको थोड़ा भाई कमेंट में जरूर से बता देना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, बीच बीच में आपको थोड़ा एक आध क्वेश्चन देते हैं भाई, ये टेस्ट करने के लिए भी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। और थोड़ा सा हम चाह रहे हैं भाई तेजी में आपको क्वेश्चन को करवा दें कि समय थोड़ा सा कम लगे, आप अपनी बाकी तैयारी को बेहतर कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कहा गया काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको इसका पता होना चाहिए कि भाई काशू और मदन के बीच में भाई लट्टू को लेके ही बेसिकली झगड़ा का पूरा मूल कारण था, जिसके कारण दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। और इसमें आप ये भी देखते हैं कि भाई दोनों मारपीट कर लेता है, जिसमें एक का दांत भी टूट जाता है, ठीक है। तो भाई इस तरह की चीज़ें हैं समाज में। आ गया क्वेश्चन नंबर 54 में, भारत से हम क्या सीखे भाषण किसने दिया, ठीक है। तो ये भाषण इसने भाई किसने दिया था, तो 54 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मैक्स मुलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 55 आपको क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 55 आपको बताया गया कि कामसूत्र किसकी रचना है, यानी कामसूत्र का रचनाकार कौन है। तो भाई एक कामसूत्र का रचनाकार आपके हो जाएगा वात्स्यायन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारे ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ रहे भाई, थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि समय आपका एग्जाम काफी नजदीक है, इसलिए सारे ऑप्शन को हम नहीं पढ़ रहे। आगे क्वेश्चन नंबर 56 में, नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि निबंध ये भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया है, ठीक है। तो 56 का जो बेसिकली आपका ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें एक बात और आपको हम कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पहली बार आए होंगे तो भाई इसमें सब्सक्राइब भी भाई ज़रूर से आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं आपने भाई कर दिया होगा ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। भाई आप जानते हैं भाई बेचारा बहादुर ये नेपाल से बेचारा माँ के मार के डर से भाग के आया हुआ था इंडिया में अपना, ठीक है। और इसके ऊपर जब ये कुछ दिनों तक लेखक के घर में काम करता है तो भाई ईमानदारी से सबके दिलों में ये बस जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि भाई इसके ऊपर भाई चोरी का आरोप लग जाता है। तो आखिर वो आरोप ये लगाया किसने था, तो भाई वो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदारों ने इसके ऊपर ये बेचारा आरोप लगाया था। आपको भाई कमेंट में ये बताना है कि कितने रुपए की चोरी का आरोप लगाया था, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो भाई रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1912। चलिए भाई आगे बढ़ते तेजी में, क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। बिरजू महाराज का जो संबंध है बेसिकली कथक से, ओडिसी, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी से। तो भाई बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चले भाई आगे बढ़ते तेजी में, पिकासो क्या थे। तो भाई पिकासो क्या थे, कवि थे, चित्रकार, नाटक या उपन्यासकार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक चित्रकार, ठीक है भाई। थोड़ा सा तेजी में क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आगे, थोड़ा तेजी में हम देख रहे हैं, समय कम लगेगा, हम चाह रहे हैं भाई आधे घंटे में आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो क्योंकि भाई बाकी वीडियोस की तरह नहीं भाई 2 घंटे 3 घंटे लंबा कर दिया 100 क्वेश्चन के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है भाई। याद आप करते चलो तेजी तेजी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद तो आपको ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा क्या गया संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो भाई संतू मछली लेकर आखिर भागा ही क्यों था, तो भाई कुएं में डालने के लिए। भी बेचारा चूंकि ये बच्चा था, इसको देखना था कि भाई हम भी इस तरह से बचपन में काफ़ी क्या करते थे, उसी तरह संतू मछली लेकर क्यों भागा था भाई, तो कुएं में डालने के लिए, उसको बेसिकली खेलने के लिए ले गया था। अगला है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, डुमराव में, ठीक है। तो बी नंबर इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया है कि भाई गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो भाई एक आसान सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन भाई मैं आपसे यही कहूँगा
तो इसका आंसर आप अगर कमेंट में देते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी ना, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 64 है आपका, कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो भाई सिखों के जो 5वें गुरु थे वो आपके तो गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो सिख धर्म था इसकी स्थापना बेसिकली ये ऊपर गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, और यही थे इनके प्रथम, ठीक है। 5वें नंबर पर आते गुरु अर्जुन देव। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बेसिकली आपका 65 में क्या कहा गया, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है। तो रसखान ने प्रेम ऐनी कहा है किसको, राधा को कहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 66, पर्जन्य का अर्थ क्या है। तो भाई पर्जन्य का अर्थ नहीं, मतलब पर्जन्य बेसिकली आपको ये बोलना चाहिए था इसमें पर्जन्य किसको कहा गया है। तो भाई पर्जन्य यहाँ पर बादल को कहा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा गया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कहा गया है कि बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है। तो बद्री नारायण चौधरी का उपनाम बेसिकली आपका इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेम घन, 67 का सी हो जाएगा प्रेम घन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 68 इनका हो जाएगा बी, चिदंबरा पर, ठीक है, चिदंबरा पर बेसिकली इनको, चिदंबरा जिनकी रचना है इन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना दी गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने है नेक्स्ट 69, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है। तो भाई एक आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका जनतंत्र का जन्म पार्ट से बेसिकली इस लाइन को लिया गया है। तो भाई सब्जेक्टिव में भी इस तरह से अवतरण आपके पूछे जाते हैं। आगे कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था। एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो उन्होंने वृक्ष को कहा था एक बूढ़ा चौकीदार ने, ऑप्शन नंबर सी जिसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं घर से उतरता हुआ उसका घा, यह पंक्ति जो आपको बताना है कि भाई किसकी है, 71 का आंसर बेसिकली आपको बताना है। तो बेसिकली अक्षर ज्ञान पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक आपको अभी बता के आए थे अनामिका जी, ठीक है। चलिए आगे भाई हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 72 है, कहा गया है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। तो भाई कविता में जो आपके कवि है ये बेसिकली बंगाल लौटने की बात करता है ना, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिहार टिक नहीं करना है भाई, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। आगे बढ़ते हैं रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो रिल्के की काव्य शैली आपके बेसिकली हो जाएगा गीतात्मक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने 74, थोड़ा तेजी में अब हम करेंगे, ठीक है, समय आपका ज़्यादा हो रहा है। देखो दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मंगमा जो है बेसिकली कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, कन्नड़ भाषा। देखो भाई इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि कहेंगे सर आप थोड़ा ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। भाई देखो इसमें समझाने लायक कुछ खास है नहीं, आपको याद ही करना है, ठीक है। समझाने लायक अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए तो भाई कमेंट कीजिए, आपको सारी चीज़ें एकदम विस्तार पूर्वक समझाई जाएगी, कहीं से भी 1% की भी दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन चूंकि टाइम आपके पास कम है तो सब्जेक्टिव की तैयारी ऑलमोस्ट बच्चों की ठीक ठाक ही होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अधिकतर बच्चों को दिक्कतें होती है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 75 में कहा गया विश्वास किस पर से उठ गया। तो भाई विश्वास जो उठ गया यहाँ पर किससे, लक्ष्मी का ईश्वर से। आपने ढहते विश्वास कहानी में पढ़ा होगा कि जो उसमें जो लक्ष्मी थी बेचारी, वो जो औरत थी, उस औरत का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, उसी बात से आपको कहा गया है। अगला मंगू जन्म से क्या थी। तो बेसिकली भाई मंगू जो जन्म से क्या थी, ये पागल भी थी और गूंगी भी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं। कहा गया नगर कहानी के कथाकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन इनका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो एस रंगराजन आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 78 एक आसान सा क्वेश्चन है कि सीता के कितने पुत्र थे। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि भाई सीता के पुत्र कौन कितने थे। बेटे सीता के 3 पुत्र थे, आपको पढ़ाया गया होगा। जो सबसे लास्ट पार्ट है आपका धरती कब तक घूमेगी, उसी में सीता का वर्णन है। और सीता की भाई हालत आप देख पढ़े होंगे अपने, सीता की हालत काफ़ी ज़्यादा बदतर हो जाती है, इनके बेटों ने कर दी थी, ठीक है। इसके बारे में अगर हम सब्जेक्टिव में बात करेंगे तो वहाँ पर विस्तार से बता देंगे। आगे हिमालय कौन सी संज्ञा है। तो आपको बताना है यहाँ पर हिमालय कौन सी संज्ञा है। तो चूंकि देखो संज्ञा अगर आपने भाई पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि हिमालय क्या है, एक खास नाम है, ये एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 80, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो भाई प्रत्यय का मतलब आप जानते हैं जो कि लास्ट में आता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो भाई बुढ़ापा में जो आपका प्रत्यय आ रहा है वो आप बुढ़ा प्लस आपा, अगर इसको हम इस तरह से आप तोड़िए, अगर इसको आप बुढ़ा प्लस आपा हो जाएगा बुढ़ापा, तो लास्ट में आपका आ रहा है आपा ने, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लड़का का हो जाएगा लड़के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 82 में आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई आंखें चार होना का मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा ए, आमने सामने होना। ठीक है, आंखें चार होना का मतलब होता है आमने सामने होना, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध शब्द को चुने। भाई शुद्ध अशुद्ध एक थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक होता है, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है कि इसमें से शुद्ध शब्द आपका कौन है। क्वेश्चन नंबर 83 में तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द जो भाई हमको दिख रहा है यहाँ पर वो आपका हो जाएगा आशीर्वाद। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है? तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है भाई वो थोड़ा करेक्ट लग रहा है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब इससे आपको देखेंगे 84 में कहा गया कलंक शब्द का विशेषण क्या है? तो कलंक शब्द का विशेषण हो जाएगा बेसिकली कलंकित। ठीक है, कलंक शब्द का हो जाएगा कलंकित, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तेजी में थोड़ा सा आगे, अभी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, 15 क्वेश्चन बाकी है तो थोड़ा तेजी में लिखते हैं। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भाई आलस शब्द का विशेषण आपका हो जाएगा आलसी। एक आसान सा क्वेश्चन था, ए नंबर इसका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ होता है चोरी करना। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 87 का आंसर हो जाएगा कमर कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। तो 87 का जो हो जाएगा बी, तैयार होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए भाई तेजी में, अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या होता है? तो भाई अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्सर एक देहात में इसको आप सुनते भी आपको होगे कि भाई अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है भाई बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आगे, इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भाई हिंदी व्याकरण में आपने पर्यायवाची शब्द याद किया होगा तो आपको पता होना चाहिए। इच्छा का मतलब होता है अभिलाषा, इहा, आकांक्षा, मनोरथ, लिप्सा, इस तरह की वर्ड आपने सुना होगा। तो उसी तरह से इसका जो आपका जो आंसर हो जाएगा भाई अभिलाषा, आपको चूंकि ऑप्शन में है तो इसका आंसर अभिलाषा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आकाश का विलोम क्या होगा? एक आसान सा क्वेश्चन है भाई, कमेंट बॉक्स में मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इसका आंसर अवश्य दे। आगे बढ़ते हैं, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो हिंदी व्याकरण में आपने समास भी पढ़ा होगा, आसान सा क्वेश्चन है कि लंबोदर जो है बेसिकली आपका ये बहुव्रीहि समास का आपका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कहा गया प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में जो आपका समास है कौन सा है, आपको ये थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसको थोड़ा सा भैया कोशिश कीजिए इसको बताने का, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, राजपूत में कौन सा समास है? तो एक आसान सा क्वेश्चन है, राजपूत में चूंकि एक तत्पुरुष समास है राजपूत, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तेजी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाई शयन का जो संधि विच्छेद हो गया आपका हो जाएगा शे धन अन, ठीक है, तो इसका जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा शे धन अन हो जाएगा शयन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कहा गया नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाई नयन का जो संधि विच्छेद होगा मैं आपको यही कहूँगा, आसान सा क्वेश्चन है, एक बार इसको आप फिर से ये कमेंट बॉक्स में एक बार कोशिश कीजिए, आप नहीं होता है तो फिर इसको अगर आप जवाब चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देंगे। अ का उच्चारण स्थान भाई क्या है? अ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो भाई अ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंठ, ठीक है, अ वाला और उसके बाद क वर्ग, ये सारे कंठ के द्वारा ही इसका उच्चारण होता है, तो कंठ इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 97, तो वर्णों के समूह को बेसिकली हम वर्णमाला कहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98, पानी कौन सी संज्ञा है? तो भाई चूंकि पानी को हम आप जानते हैं भाई ये गिन नहीं सकते हैं ना आप, इसको बेसिकली हम एक हिसाब से इसकी क्वांटिटी में इसको हम पीते हैं, तो भाई द्रववाचक आपका हो जाएगा 98 का ए, आसान सा क्वेश्चन था, द्रववाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, वह जा रहा है, इसमें वह क्या है?
तो भाई इसमें हुआ क्या, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वह इसमें बेसिकली आपका एक सर्वनाम है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन लास्ट है आपका, देखते हैं इसको। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? एक आसान सा क्वेश्चन है, और इस आसान से क्वेश्चन का आंसर मैं भाई आपको चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य से इसका आंसर आप दें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका करीब है। लेकिन फिर भी बहुत बच्चे कहेंगे सर नहीं इसका आंसर बता दीजिए, हो सकता है कुछ कुछ को ना पता हो, तो भाई ठीक है मैं बता ही देता हूँ, ठीक रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो क्लास है भाई ये होता है ख़त्म, ठीक है। और 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। तो भाई मैं यहाँ पर जाते जाता आपसे यही कहूँगा भाई, प्लीज़ अगर आपने वीडियो को पूरी देखी है, वीडियो अच्छी लगी हो भाई, तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। भाई आपको इस तरह से इतना थोड़ा यहाँ पर आपको हेल्प करने में इसमें आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं भाई तब तक किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, कल एक किसी दूसरे टॉपिक पर हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। और भाई मैं इसमें एक बात और आपसे कह देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए कि भाई आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए है, ठीक है। उस सब्जेक्ट पर ज़रूर से काम किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर किसी दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई अपना जारी रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।